नमस्कार। और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज के नए सीजन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। ये हमारे बड़े इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें हम भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के बनने और बदलने की कहानी को समझते हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट को पुणे के फ्लेम यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च का समर्थन हासिल है। जी, इस सीजन में हम अपने आज के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने के पीछे के दिलचस्प किस्सों में उतर रहे हैं। और इस 5वें एपिसोड में हम जानेंगे बिहार राज्य के बनने के पीछे की शानदार कहानी। ये सारी चर्चा इंडिया स्टेट स्टोरीज में हमारी टीम के लिखे एक लेख पर आधारित है, और इन लेखों को गूगल के नोटबुक LLM की मदद से इस बातचीत का रूप दिया गया है। उस लेख का लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आज की हमारी बातचीत बिहार पर है। एक ऐसा नाम जो विहार यानी बौद्ध मठों से निकला है। जी। हमारे सामने जो जानकारी है उसके हिसाब से ये गंगा के मैदानों में बसा एक क्षेत्र है। उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में अब झारखंड। बिल्कुल। लेकिन ये तो सिर्फ भूगोल हुआ। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि साम्राज्यों का केंद्र होने से लेकर एक आधुनिक राज्य बनने तक का ये सफर कैसा रहा। ये एक बहुत बहुत दिलचस्प सफर है। बिहार की कहानी असल में एक तरह से भारत की कहानी का ही एक छोटा रूप है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक राज्य के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक क्षेत्र की पहचान, उसकी अर्थव्यवस्था, उसका भविष्य, सब कुछ नक्शे पर खींची गई लकीरों से तय होता रहा है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से पकड़ते हैं। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो बिहार की तस्वीर कैसी उभरती है? देखिए, प्राचीन काल में बिहार सत्ता का केंद्र था। स्रोतों में लिच्छवी और विदेह जैसे गणसंघों का जिक्र है। इन्हें तो दुनिया के पहले गणराज्यों में गिना जाता है ना? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में राजतंत्र था, तब इस इलाके में लोकतांत्रिक परंपराएं पनप रही थीं। लेकिन उसी समय दक्षिण में एक और बड़ी ताकत उभर रही थी, मगध। हाँ, मगध। और यही वो धरती है जहां महावीर और बुद्ध ने अपने विचार दुनिया के सामने रखे। मगध की वजह से ही ये क्षेत्र पहली बार भारत का राजनीतिक दिल बना। पहले राजधानी राजगृह थी, आज का राजगीर। जी, और बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना सत्ता का केंद्र बना। और यहीं से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी, है ना? हाँ, जिसने पहली बार भारत को एक सूत्र में पिरोया। सही कहा। लगभग 320 ईसा पूर्व में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को हराकर उस साम्राज्य की नींव रखी जिसे हम पहला अखिल भारतीय साम्राज्य कहते हैं। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, ये एक विशाल प्रशासनिक ढांचा था जिसकी जड़ें बिहार की धरती में थीं। मौर्यों में भी अशोक का नाम सबसे अलग चमकता है। कलिंग युद्ध के बाद उनके बदलाव की कहानी तो हम सब ने सुनी है, लेकिन इस कहानी में ऐसा क्या खास है जो हमें आज भी सोचना पर मजबूर करता है? देखिए, दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन बदल गया। असली समझने वाली बात यह है कि उन्होंने धर्म को शासन चलाने का एक औजार बनाया। एक औजार मतलब? ये एक तरह की सॉफ्ट पावर थी। सोचिए, एक इतना बड़ा साम्राज्य बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ, उसे सिर्फ तलवार के जोर पे चलाना तो नामुमकिन था। बिल्कुल। तो अशोक ने सहिष्णुता, शांति और अच्छे व्यवहार का एक विचार, एक आइडियोलॉजी दी, जिसने अलग अलग संस्कृतियों और लोगों को एक साथ जोड़े रखा। वाह, मतलब ये धर्म प्रचार सिर्फ आध्यात्म के लिए नहीं था, बल्कि एक तरह की विदेश और गृह नीति भी थी। ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। हाँ, कह सकते हैं। और ये भी तो कमाल है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जबकि उनके दादा चंद्रगुप्त जैन धर्म को, और पिता बिंदुसार आजीविकों को मानते थे। एक ही शाही परिवार में इतनी धार्मिक विविधता, यही उस दौर की खूबी थी। खैर, मौर्य साम्राज्य इतना विशाल और केंद्रीकृत था कि उनके जाते ही एक बहुत बड़ा खालीपन, एक पावर वैक्यूम बन गया होगा। बिल्कुल। तो उस खाली जगह को फिर किसने भरा? क्या पाटलिपुत्र अपनी पकड़ बनाए रख पाया? नहीं, कुछ समय के लिए शुंग और कण्व जैसे राजवंशों ने पाटलिपुत्र से राज किया, लेकिन वो मौर्यों वाली बात नहीं रही। बिहार का वो जो एक शाही रुतबा था, वो कम हो गया था। मानो देश की राजधानी दिल्ली से हटकर कहीं और चली गई हो। कुछ वैसा ही। फिर लगभग 500 साल बाद गुप्त वंश ने मगध की खोई हुई शान वापस दिलाई। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से शादी करके इस वापसी की शुरुआत की। लेकिन गुप्त साम्राज्य मौर्यों से अलग था, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं।
वो केंद्रीकृत कम और सामंती ज्यादा था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि मौर्यों की तरह हर चीज सीधी राजा के कंट्रोल में नहीं थी। गुप्त साम्राज्य कई छोटे छोटे राजाओं का एक संघ जैसा था, जो सम्राट को अपना मुखिया मानते थे, उन्हें टैक्स देते थे। लेकिन अपने इलाकों में काफी हद तक आजाद थे। जी, ये एक अलग तरह का मॉडल था। लेकिन फिर उत्तर से हुणों के हमले शुरू हुए और इन हमलों ने गुप्त साम्राज्य की कमर तोड़ दी। और करीब 540 ईस्वी तक ये वंश भी खत्म हो गया। हाँ, और इसके साथ ही भारत के शाही केंद्र के तौर पर बिहार का गौरवशाली अध्याय भी एक तरह से खत्म हो गया। तो सत्ता का केंद्र अब कहाँ चला गया? 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अब पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज ने ले ली थी। तो बिहार अब सत्ता का केंद्र नहीं रहा? नहीं, बल्कि एक ऐसा इलाका बन गया जिसका भाग्य कभी बंगाल के शासकों से जुड़ता तो कभी उत्तर भारत की दूसरी ताकतों से। तो इस दौर में बिहार पर बंगाल का काफी असर रहा होगा। बहुत ज्यादा। 8वीं-9वीं सदी में बंगाल के पाल वंश का शासन आया, जिन्हें भारत का आखिरी महान बौद्ध राजवंश माना जाता है। उन्होंने ही नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को एक नई जिंदगी दी थी। सही कहा। लेकिन 13वीं सदी में हालात फिर बदले। मुस्लिम सेनाएं आईं, पुराने मठ और मंदिर तोड़े गए, फिर खिलजी, दिल्ली सल्तनत और आखिर में मुगलों ने यहाँ राज किया। और 18वीं सदी आते आते बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन था। हाँ, जो दिल्ली में बैठे कमजोर मुगल बादशाह से लगभग आजाद हो चुके थे। और फिर एंट्री होती है अंग्रेजों की। मुझे याद है इतिहास की किताबों में 1757 के प्लासी के युद्ध का बड़ा जिक्र होता है, लेकिन जानकार कहते हैं कि 1764 का बक्सर का युद्ध उससे भी कहीं ज्यादा निर्णायक था। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्लासी की जीत एक तरह की साजिश और धोखे का नतीजा थी। वो एक सच्ची सैन्य जीत नहीं थी। अच्छा। लेकिन बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी अनुशासित सेना ने अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की मिलीजुली फौज को सीधे मैदान में हराया। ये एक जबरदस्त सैन्य जीत थी। हाँ, इस एक लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि अब भारत में असली बॉस कौन होगा। इसने भारत में ब्रिटिश राज का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। और इस जीत का बिहार पर क्या असर पड़ा? असर बहुत गहरा और तत्काल था। लड़ाई के अगले ही साल 1765 में हारे हुए मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी। दीवानी का मतलब था टैक्स वसूलने का अधिकार? पूरे प्रांत से, और इस प्रांत में बिहार भी शामिल था। बस यहीं से बिहार की अपनी पहचान खत्म होने लगी। उस पर सीधे कलकत्ता से शासन होने लगा और वो विशाल बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा बनकर रह गया। तो अब हम आधुनिक बिहार के बनने की तरफ आ रहे हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा होना बिहार के लोगों के लिए कैसा था? क्या उन्हें यह मंजूर था? बिल्कुल नहीं। सारा प्रशासन, सारी नौकरियां, सारे मौके, मतलब सब कुछ बंगाल केंद्रित हो गया था। बिहार के लोगों को लगा होगा कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल, उनकी अनदेखी हो रही है। इसी असंतोष से एक अलग प्रांत की मांग उठी और आखिरकार सालों के संघर्ष के बाद 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बना दिया। और पटना को इसकी राजधानी बनाया गया। जी, ये आधुनिक बिहार के बनने की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम था। लेकिन तब भी बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। ये दोनों कब और क्यों अलग हुए? हाँ, वो एक ही प्रशासनिक इकाई थे, लेकिन दोनों की भाषा और संस्कृति अलग थी। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, जो आजादी के बाद तो बहुत तेज हुई। हाँ, लेकिन इसकी एक झलक हमें आजादी से पहले ही दिख गई थी। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को भी भाषा के आधार पर 2 अलग-अलग प्रांतों में बांट दिया गया। और इस बंटवारे ने बिहार को लगभग वो शक्ल दी जिसे हम आज जानते हैं। बिल्कुल। आजादी के बाद भी कुछ छोटे-मोटे बदलाव हुए, जैसे खरसामा और सरायकेला जैसी रियासतों का विलय, लेकिन असली चुनौती तो आजादी के बाद शुरू हुई होगी। बहुत बड़ी। आजादी के बाद बिहार के सामने गरीबी, अशिक्षा जैसी कई चुनौतियां थी, लेकिन एक सरकारी नीति ने राज्य के भविष्य पर बहुत गहरा असर डाला। कौन सी नीति? हमारे स्रोतों में 1952 की माल ढुलाई समीकरण नीति यानी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का जिक्र है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा था। हाँ, ये क्या थी? इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? आसान भाषा में इसका मतलब ये था कि सरकार ने खनिजों जैसे कोयला और लोहा को देश में कहीं भी ले जाने का किराया एक जैसा कर दिया।
एक जैसा। मतलब आप फैक्ट्री बिहार की खदान के बगल में लगाएं या मुंबई के बंदरगाह पर, आपको कच्चा माल एक ही दाम पर मिलेगा। अरे ये तो सुनने में अच्छा लगता है। पूरे देश का विकास नहीं यहीं पर पेच है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बिहार के पास कोयला और लोहा होते हुए भी वहां फैक्ट्री लगाने का कोई खास फायदा नहीं था। अच्छा। हाँ, कंपनियों ने सोचा कि जब कच्चा माल उसी रेट पर मिलना है तो हम बिहार के अंदरूनी इलाके में क्यों फैक्ट्री लगाएं? इससे अच्छा तो हम कलकत्ता, मुंबई या चेन्नई जैसे बंदरगाहों के पास लगाते हैं। यहाँ से तैयार माल बेचना आसान है, समझ गया। तो सारा कच्चा माल बिहार से सस्ते में बाहर चला गया और राज्य में नौकरियां पैदा ही नहीं हुई। बिल्कुल। और शायद आज भी बिहार जो पलायन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इस नीति में भी हैं। बहुत गहरी जड़ें हैं। इस एक नीति ने बिहार के औद्योगिक विकास की संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया और इसी आर्थिक पिछड़ेपन के बीच एक और बड़ी मांग सिर उठा रही थी। एक अलग झारखंड राज्य की मांग। हाँ, 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो उसके सामने भी ये मांग रखी गई थी। ये मांग क्यों उठ रही थी? ये मांग दक्षिणी बिहार के आदिवासी समुदायों की तरफ से आ रही थी। ये इलाका खनिजों से भरा हुआ था, लेकिन वहां रहने वाले संथाल, मुंडा, उरांव जैसे आदिवासी समुदायों को लगता था कि उनकी जमीन और जंगल तो छीने जा रहे, लेकिन विकास का फायदा उन्हें नहीं मिल रहा। खनन परियोजनाओं की वजह से विस्थापन हो रहा था। और पटना में बैठी सरकार उनकी संस्कृति और जरूरतों को नहीं समझ रही थी, ऐसा उनका मानना था। आयोग ने तब तो ये मांग खारिज कर दी। हाँ, मांग खारिज कर दी, लेकिन भाषाई कारणों से पुरुलिया जिले को बिहार से निकालकर पश्चिम बंगाल को दे दिया। लेकिन मांग खारिज होने से आंदोलन तो खत्म नहीं हुआ होगा। नहीं, बल्कि वो और मजबूत होता गया। 70 और 80 के दशक में शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने इस आंदोलन में नई जान फूंक दी। उन्होंने इसे सिर्फ आदिवासियों का नहीं बल्कि उस पूरे क्षेत्र के शोषण का मुद्दा बना दिया। सही कहा। और बाद में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी बनांचल के नाम से एक अलग राज्य का समर्थन करना शुरू कर दिया। इससे इस मांग को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई ताकत मिली। और फिर साल 2000 में ये मांग पूरी हुई। हाँ, आखिरकार 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी बिहार के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बना दिया गया। तारीख भी बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्मदिन। जी, लेकिन इस बंटवारे का बिहार पर बहुत गहरा असर पड़ा। आर्थिक असर है ना? बहुत बड़ा आर्थिक झटका था। बिहार के जितने भी बड़े औद्योगिक केंद्र थे, जमशेदपुर, बोकारो, रांची, धनबाद, वो सब झारखंड में चले गए। सारे खनिज, सारी बड़ी फैक्ट्रियां सब झारखंड के हिस्से में आई। बंटवारे के बाद बिहार के पास मुख्य रूप से सिर्फ खेती की जमीन बची। रातों रात बिहार एक खनिज संपन्न राज्य से एक कृषि प्रधान और औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य में बदल गया। तो इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या तस्वीर बनती है? हमने बिहार की एक लंबी यात्रा देखी, एक प्राचीन साम्राज्य के दिल से लेकर एक आधुनिक राज्य बनने तक, जिसने अपना औद्योगिक आधार खोने के बाद खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश की। बिल्कुल। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें इतिहास का गौरव है, राजनीतिक उथल-पुथल है और जबरदस्त आर्थिक बदलाव हैं। ये हमें सिखाती है कि नक्शे पर खींची गई सीमाएं सिर्फ लकीरें नहीं होती। वो लोगों की किस्मत, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी पहचान को तय करती हैं। हाँ, बिहार का विभाजन इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। झारखंड को अपना खनिज धन मिल गया और बिहार को मजबूरी में अपने मानव संसाधनों पर, यानी अपने लोगों की शिक्षा और कौशल पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। ये ऐतिहासिक बंटवारा आने वाली पीढ़ियों के लिए बिहार और झारखंड दोनों के विकास के रास्तों और उनकी अलग अलग पहचान को किस तरह से आकार देता रहेगा, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।